हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। और अब हम मेटल नॉन मेटल का लास्ट लेक्चर खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ चीजें पढ़ ली हैं, बस आखिरी के ही दो टॉपिक बचे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बचा है और एक टॉपिक बचा है कोरोजन वगैरह वाला, वो फर्स्ट चैप्टर में भी है, थोड़ा बहुत उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये सब हो गया। क्या पढ़ना है बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या पढ़ना है बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना है। ठीक है, हमको पढ़ना है अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहले सुन लो बेटा। नाम से पता लग रहा है एक्सट्रैक्शन है मेटल का, मतलब तुम्हें मेटल कहीं से निकालना है। और वो कहाँ से निकालना है? वो धरती के अंदर से निकालना है, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं मेटल को। ठीक है, और निकालने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि सोडियम निकालना है तो सोडियम ऐसे निकल गया, या एल्यूमिनियम निकालना है तो ऐसे एल्यूमिनियम निकल गया। मेटल हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, मेटल हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। कुछ अलग एलिमेंट्स होंगे उनके साथ मिले हुए, कुछ मिट्टी, धूल, कंकड़, गंदगी, ये सब मिली हुई होंगी, तो हमें वो उस फॉर्म में मिलता है। और उस फॉर्म को हम कहते हैं ओर। क्या कहते हैं बेटा? ओर। मेटल हमें ओर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, उस ओर से पहले हम गंदगी को साफ करते हैं। ठीक है, तो ओर को हम क्लीन करते हैं पहले। तो क्या करते हैं बेटा? पहले हम ओर को क्लीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओर के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह करके ओर से हमें क्या मिलता है बेटा? प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, तो ये इतने स्टेप हम लोगों को पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, एक एक करके सब डिस्कस करते हैं, सुनो ध्यान से। ये देखो, आपके पास मेटल है, ये नेटिव स्टेट है, मतलब ये अकेला है। ठीक है, अकेला मेटल है। अब ये मेटल के साथ आप देख रहे हो, ये एक एक्स आ गया एलिमेंट, ये वाई आ गया। ठीक है, तो मेटल अभी यहाँ अकेला नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है, कुछ एलिमेंट्स के साथ में है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो, गोल्ड हमें ऐसे मिलता है, सिल्वर हमें ऐसे मिलता है, आयरन ऐसे मिलता है, एल्यूमिनियम ऐसे मिलता है। ये सब ऐसे नहीं मिलते हैं अकेले, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। और से मेटल को अलग करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या फिर एक कॉमन नेम है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं बेटा? मेटलर्जी। ठीक है, को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट इन नेटिव और कंपाउंड स्टेट्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो नेचर में मिले, नेचुरली मिले, और इसमें मेटल्स क्या हो? कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे आप देखें, Fe2O3 ये आयरन है। ठीक है, Fe3O4 इसमें भी आयरन है, और FeS2 बेटा इसमें भी आयरन है। आप देखो बहुत ध्यान से, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में आयरन आ रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, लेकिन आयरन अकेला नहीं आ रहा है, आयरन के साथ भी कुछ आ रहा है। इसमें कौन आ रहा है? आयरन के साथ O3 आ रहा है। इसमें कौन आ रहा है? आयरन के साथ O4 आ रहा है। इसमें कौन आ रहा है? सल्फर आ रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये सबके सब ओर्स हैं। क्या है बेटा? ओर्स। क्यों? मैंने अभी बताया ओर्स क्या होते हैं। मेटल के साथ जो मिली हुई कंपाउंड है वो ओर, उस पूरे कंपाउंड को हम ओर कहते हैं। मतलब कंबाइंड स्टेट का जो कंपाउंड होता है उसे हम ओर कहते हैं। तो आप देखो, ये सब कंबाइंड स्टेट में ही तो है, ये सब कंबाइंड स्टेट में ही तो है, तो बेटा ये ओर है। ठीक है, देखो लिखा भी है इन्होंने ओर। ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, है ना। तो जैसे FeS2 है बेटा, तो अब ये ओर है। ये क्या है बेटा? ये आपका ओर है। क्या है? ओर। अब FeS2 में से मुझे क्या लेना है? प्योर Fe निकालना है। ठीक है, तो FeS2 से Fe निकालने के लिए, FeS2 से Fe को अलग करने के लिए जो प्रोसेस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और उस प्रोसेस का नाम होता है मेटलर्जी। क्या नाम है बेटा? मेटलर्जी। ठीक है, चलो देखो, ये आपको Fe2O3 ये सब बना के दिखाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, सुनना जरा। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मेटलर्जी कहते हैं। अभी ये बात डिस्कस कर ली हम लोगों ने। ठीक है, यहां से ये बनाना है। ठीक है, देखो कैसे बनता है। देखो रिमूवल, अब सबसे पहला काम करते हैं क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तुम्हें बेटा मिलती है ओर। ठीक है, सबसे पहला काम जो होता है, अब ओर मिली है तो ओर में भी तो गंदगी, धूल, मिट्टी मिली होगी, धरती के अंदर से ले रहे हो, तो इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा? इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम कहते हैं गैंग। ठीक है, अब ओर में से हम क्या करेंगे? इस इंप्योरिटी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। क्या होगा बेटा? सबसे पहला काम होगा प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि ओर को प्योरीफाई करेंगे, यानी ओर को क्या करेंगे? गैंग फ्री। क्या कर लेंगे बेटा? ओर को हम कर लेंगे गैंग फ्री, यानी धूल मिट्टी से अलग कर लेंगे। ठीक है, अब प्योरीफाई होने के बाद अब तुम्हारे पास क्लीन ओर है। अब तुम क्या करोगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करोगे। क्या करोगे बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करोगे। एक्सट्रैक्शन
ऑफ मेटल करोगे, कहां से? ओर से, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अगर कार्बोनेट का ओर है या फिर सल्फाइड का ओर है, ठीक है, तो कार्बोनेट के ओर से अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। सल्फाइड ओर से अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। ये सब भी आगे पढ़ना है हमको, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो जाएगा तो तुम्हें मेटल जो मिल जाएगा उस आगे मेटल को क्या कर लेना, थोड़ा सा प्योरीफाई। फिर हम क्या कर लेते हैं, मेटल्स को थोड़ा सा प्योरीफाई कर लेते हैं, देन हमें प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी, समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग एक एक करके सीखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला काम मैंने बताया रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी और गैंग फ्रॉम द ओर। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, मतलब इंक्लूड मेटल, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इंक्लूड मेटल, मतलब जो ओर है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मेटल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट और सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, फिर उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। वही बोला ना मैंने, कार्बोनेट और सल्फाइड और इनको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अभी कैल्सिनेशन का और रोस्टिंग का जो मैंने नाम लिया था ना, वो यही है सब, ठीक है। उसके बाद हम जो मेटल मिल गया क्रूड मेटल, उसको रिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो रिड्यूस मेटल है उसको थोड़ी बहुत जो इंप्योरिटी बच गई है बाद में उसको वापस से रिफाइन करके प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है हमको, ठीक है। आगे सबसे पहला काम कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर, समझ में आ रही बात। तो मतलब सबसे पहले क्या करें, ओर को तो पहले साफ कर ले, मतलब ओर की गंदगी को तो हटा ले। तो ओर को क्लीन करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से पता चल रहा है कि मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो क्या करेगा, ये उन गंदगी को बाहर कर देगा जो मैग्नेट से चिपकती हो। जैसे ओर में जो आपकी इंप्योरिटी है, हो सकती है कुछ आयरन के पार्टिकल्स हो या कुछ ऐसा हो जो मैग्नेट से चिपक, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यहां से मैंने ओर डाला, ये मैग्नेटिक ओर है और ये क्या है बेटा, ये नॉन मैग्नेटिक गैंग है। समझ में आ रही बात। तो अगर ओर आयरन का है या ऐसा कुछ है तो वो यहां आके चिपक जाएगा इसमें, और धूल मिट्टी गंदगी जो आयरन से तो बनी नहीं होंगी, वो तो इंप्योरिटी तो आयरन से बनी नहीं होंगी, तो आयरन से बनी नहीं होंगी तो वो मैग्नेट की तरफ चिपकेंगे नहीं। तो यहां पे जो आपका गैंग है वो इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इस तरह से आप क्या कर लोगे, ओर को अलग कर लोगे और गैंग को अलग कर लोगे। कब, जब ओर कैसा हो बेटा, मैग्नेटिक हो। अगर मैग्नेटिक नहीं हुआ तो ये काम नहीं आएगा। तब जब मैग्नेटिक ही नहीं हुआ तब तो जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेटिक नहीं है तब तो ये भी और ये भी दोनों इसी में चले जाएंगे ना। तो मैं तो अलग अलग करना है। तो ये किस ओर के लिए है, जो ओर कैसा हो, मैग्नेटिक हो, ठीक है। अगर ये वाला प्रोसेस काम नहीं आया, मतलब अगर ओर मैग्नेटिक नहीं हुआ, और अगर मान लो मैग्नेटिक नहीं हुआ, तब क्या करोगे, तब तुम ये काम ये भी कर सकते हो। तब तुम मेनली ये करोगे कि इसको जो है, ठीक है, तब तुम जो मेनली ये करोगे कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मेनली करते हैं कि देखो बहुत ध्यान से दिख रहा होगा तुम लोग को। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक है। अब पानी में जाहिर सी बात है जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो जैसे मान लो ओर की डेंसिटी कम है तो वो कहां चला जाएगा, पानी के ऊपर, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो कहां रह जाएगा, पानी के नीचे, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ओर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्या है, अगला ये कह रहे हैं क्रॉस फ्लोटेशन। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम वही है, वेटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अब जैसा आप देख सकते हो सब दिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बगल में दिखेगा। क्रॉस फ्लोटेशन का मतलब ये होता है कि वेटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात। ऐसे कौन कितना गीला हो सकता है, किसी के अंदर डिहाइड्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, किसी के अंदर डिहाइड्रेटिंग पावर कम होती है। तो वेटनेस के आधार पे जब हम ओर को उसकी गंदगी या गैंग से अलग करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। अगला क्या है, अगला बड़ा अच्छा है, अगला बहुत ध्यान से देखो। तो बेटा अगला है रिडक्शन। क्या है बेटा, चाय पीने का भी एक अलग मजा है। अगला है बेटा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। अब ओर की गंदगी तो साफ कर ली, क्या क्या तरीके हैं। एक तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन, सबसे तगड़ा मैग्नेटिक सेपरेशन ही होता है क्योंकि अधिकतर ओर जो होते हैं वो मैग्नेटिक ही होते हैं। उसके बाद वो नहीं हुआ तो फ्लोटेशन कर सकते हो आप, ठीक है ना, या फिर वाटर में डिसॉल्व करके ग्रेविटी सेपरेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम डेंसिटी सेपरेशन से भी कर सकते हो। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से गैंग और ओर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आप देख लें और याद कर लें। ये यहां तक वाले टॉप के होते हैं। मैं कॉलम बना देता हूं, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। जो टॉप रिएक्टिव है, क्या है बेटा, जो टॉप पे रिएक्टिव है उनको हम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए एक यूज करते हैं प्रोसेस
उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा वो मेटल जो हायर रिएक्टिव है, देख रहे हो सब हायर रिएक्टिव मेटल हैं, इनको अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जो मिडिल में है, जो मतलब लो रिएक्टिव भी नहीं है, हाई रिएक्टिव भी नहीं है, जो एकदम बीच में पाए जाते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं बेटा, उनमें तो पहली बात 2 टाइप के और होते हैं, एक कार्बोनेट का और होता है, ठीक है, और एक सल्फाइड का और होता है। ठीक है, मेनली फिर ये दोनों क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए इनका हम रिडक्शन करते हैं, जिनके लिए हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, और जो लो रिएक्टिव है इनको बेटा हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करके हम क्या पाते हैं? प्योर मेटल पाते हैं, पीएम यानी प्योर मेटल पाते हैं। ठीक है, देखो दिया हुआ रिड्यूस्ड यूजिंग रिएजेंट लाइक सी, रिड्यूस्ड बाय हीटिंग एलोन, इनको आप हीट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके मेटल को अलग करते हैं। लो रिएक्टिव में मैं रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता हूं, जैसे कार्बन हो गया, KMnO4 वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और जो आपके नीचे हैं जो एकदम ही लो रिएक्टिव है, जो रिएक्ट ही नहीं करते किसी से, तो उनको आप चुपचाप हीट करिए तो वहां से आपको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया। फटाफट आगे चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्चा कर चुका हूं, रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों की चर्चा कर चुका हूं, एक बार और सीख लो बेटा। कैल्सिनेशन या चलो वहीं बता देता हूं, ज्यादा चाहे सुन लो। अच्छा, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट आ रहा है। ठीक है, कौन सा और होता है इसमें? कार्बोनेट का और होता है बेटा, आप ऐसे याद कर लो उसको, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। कार्बोनेट और का हमेशा क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है। और रोस्टिंग अगर तुम्हारे सामने कभी दिख जाए, कौन सा शब्द बेटा? रोस्टिंग। रोस्टिंग में सल्फाइड का और होता है। किसका और होता है बेटा? सल्फाइड। किसका और होता है बेटा? रोस्टिंग में होता है सल्फाइड का और। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस का जो काम है ना, ये दोनों प्रोसेस जो है, इन दोनों प्रोसेस का सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? इन दोनों प्रोसेस का काम है कि ओर्स को किसमें कन्वर्ट करना? मेटेलिक ऑक्साइड में। ओर को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा? ये मेटेलिक ऑक्साइड में। ठीक है, और उसके बाद हमें मेटेलिक ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें तो मेटल चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है मेटेलिक ऑक्साइड में से ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के हटाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो? रिडक्शन। तो मेटेलिक ऑक्साइड का हम रिडक्शन करा देते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है? प्योर मेटल। और उसके बाद हम वापस इसको क्या कर लेते हैं? प्योरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस इसको क्या कर लेते हैं बेटा? प्योरीफाई करके प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या प्रोसेस होता है? पहली बात तो दोनों एक ही चीज है, चाहे कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग, दोनों का काम एक ही है। काम क्या है? ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। क्या काम है बेटा? ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। लेकिन ओर क्या है? अगर कैल्सिनेशन करा रहे हो तो वो और कार्बोनेट बन जाती है, रोस्टिंग करा रहे हो तो वो और सल्फाइड बन जाती है। बस सीधी सी बात है, काम दोनों का एक है। ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन वगैरह करा तो तुम्हें मेटल मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो, सॉरी पहले इसको देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। रोस्टिंग देख लो, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह रहा है? उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं। सुनना, ऐसा क्यों है बेटा? इसमें एब्सेंस क्यों है ऑक्सीजन की? इस वजह से है भैया, क्योंकि कैल्सिनेशन अभी बताया किसका और है? कार्बोनेट का और है। तो कार्बोनेट तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा ही होता है ना, इसमें तो पहले ही से अच्छी खासी ऑक्सीजन पाई जा रही है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो इसकी हीटिंग नॉर्मली कर देते हैं, बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में चला दो काम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सल्फाइड और होती है, सल्फाइड और में ऑक्सीजन तो है नहीं, आपको हीट करना पड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बताया था ना मैंने अभी पिछले पेज में कि दोनों का एक ही काम है, दोनों को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कम से कम ऑक्साइड होना तो चाहिए, ऑक्सीजन इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, इसी वजह से इसमें प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा क्या आ गया? यहां सल्फर आया। समझ में आ रही कि नहीं यार बात? इसको तुमने हीट किया है, भयंकर मजबूत ऑक्सीजन, तगड़ा उबालो तो तुम्हें SO2 मिल जाएगी और ZNO। बहुत ध्यान से देखो, क्या तुम्हें यहां मेटेलिक ऑक्साइड नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? इधर आ जाओ, ZnCO3। बेटा ध्यान रहे, यहां नो ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन तुम्हें नहीं चाहिए। क्यों? ऑक्सीजन तो पहले ही अच्छी खासी मात्रा में इसके पास पाई जा रही है। हीट किया, CO2 गैस बाहर निकल गई, वापस तुम इस चीज पे ध्यान लगाओ, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें तो मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था, मेटेलिक ऑक्साइड। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में क्या मिल रही है?
मेटेलिक ऑक्साइड मिल रही है। दोनों में क्या मिल रही है बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड। तो मैं यही बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। कभी कभी सवाल अच्छा बनाने के लिए लोग पूछ देते हैं कि कैल्सिनेशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट है CO3, CO3 है तो CO2 बाहर निकलेगी। रोस्टिंग में कौन सा और बनता है? सल्फाइड का, S का, तो अगर S है तो SO2 बाहर निकलेगी, खत्म बात, ठीक है। देखो, हीटिंग और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेन प्रेजेंस और एब्सेंस का ही चक्कर है। इसमें ऑक्सीजन पहले से पाई जाती है अच्छी खासी, इसलिए एब्सेंस में ऑक्सीजन करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं क्योंकि इसमें नहीं होती, ठीक है। मोस्टली यूज फॉर सल्फाइड और मोस्टली यूज फॉर कार्बोनेट और, ठीक है, बता ही दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। आप सुनो, बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं जो क्या कह रहे हैं, सुनना जरा। मैंने बता दिया आपको कि 3 तरह के मेटल होते हैं, हाई रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किसकी बात कर दी? लो रिएक्टिव की। किसकी बात करी है? लो रिएक्टिव की, ठीक है। जिंदगी में एक बात याद रखना, भले कुछ भूल जाना, सबसे ऊपर कौन होगा? हाई रिएक्टिव, फिर कौन होगा? मीडियम लिख देता हूं, है ना, मीडियम रिएक्टिव, फिर कौन होगा? लो रिएक्टिव, यही चलेगा। अगर हाई रिएक्टिव है तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, बेटा दोनों में से कुछ नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा। हाई रिएक्टिव वाले का कुछ नहीं होता, ना रोस्टिंग ना कैल्सिनेशन। क्यों? क्योंकि उसकी होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका सेपरेशन का अलग ही प्रोसेस चलता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये तो बात खत्म हो गई, किसके लिए? हाई रिएक्टिव के लिए बात हो गई। लेकिन अगर लो रिएक्टिव है, क्या है बेटा? लो रिएक्टिव है, तो दोनों चीज हो सकती है, कैल्सिनेशन भी हो सकती है, यानी उसका कार्बोनेट का भी और हो सकता है, और रोस्टिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? रोस्टिंग भी हो सकती है, यानी सल्फाइड का भी और हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लो रिएक्टिव है तो सिर्फ और सिर्फ रोस्टिंग होगी। लो रिएक्टिव मेटल्स का कैल्सिनेशन, लो रिएक्टिव मेटल्स का कैल्सिनेशन नहीं होता, केवल क्या होती है? रोस्टिंग। इसका क्या मतलब समझ रहे हो? कि जो लो रिएक्टिव होंगे ना, उसमें केवल सल्फाइड के ओर पाए जाएंगे। जैसे मरकरी है, मरकरी हमेशा HGS के रूप में पाया जाता है, समझ में आ रही बात? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर Ag होता है, हमेशा AgS के रूप में पाया जाता है, सल्फाइड ओर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो तुम्हें सल्फाइड ओर के रूप में मिलेगा, फिर तुम उस सल्फाइड ओर को हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसी को तो रोस्टिंग कहते हैं, तुम्हें AgO मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अच्छा बता देता हूं, जैसे मान लो AgS है कि तुमने बेहतरीन हीटिंग करी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये तुमको AgO दे देगा प्लस SO2 दे देगा, तो ये यहां से मिलेगा, ठीक है। अब तुम ये चाहो कि AgCO3 के साथ ये काम कर लो, तो ये गलत है, क्योंकि कार्बोनेट और कभी लो रिएक्टिव मेटल्स में नहीं पाया जाता, समझ में आ रही बात? कैल्सिनेशन होती नहीं है। कैल्सिनेशन किसमें होगी? मिडिल रिएक्टिव में, सिर्फ एक किनकी? मिडिल, जो बीच में आते हैं, ठीक है, Zn वगैरह की, इन सब की होती है, ठीक है, समझ में आया? और ऊपर तो ना रोस्टिंग होगी ना कैल्सिनेशन होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस से काम चलता है, ठीक है। तो अब आ जाओ पिछली पेज पे, अब अच्छा समझ में आएगा। लो रिएक्टिव वाले के केवल क्या होते हैं? सल्फाइड और बता दिया। अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग होगी, बता ही दिया। रोस्टिंग के बाद क्या होता है बेटा? रिडक्शन, और इसमें रिडक्शन होती है हीटिंग से, ये रट लेना, ठीक है। हीटिंग करोगे तुम्हें मेटल मिल जाएगा, मेटल हो सकता है इंप्योर हो, तुम रिफाइन कर लेना, तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। लो रिएक्टिव वाले की सिर्फ रोस्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि लो रिएक्टिव वाले का केवल एक ही और होता है, सल्फाइड। सल्फाइड है तो क्या होगी? रोस्टिंग। अगर रोस्टिंग हो गई, उसके बाद आप उसका रिडक्शन कर लो हीटिंग करके, आपको मेटल मिल जाएगा। अगर मेटल इंप्योर है तो रिफाइन कर लेना, वापस तुम्हें क्या मिल जाएगा? एकदम प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो HGS, मैंने कहा ना Cu2S, कॉपर भी तो है। अब तुम बहुत ध्यान से देखना जरा, HGS की तुमने O2 से कराई, क्या मिल गया? HgO प्लस SO2। बेटा इस प्रोसेस को जो रोस्टिंग कहते हैं, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बेटा? रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब Hg, तुम्हें ये नहीं चाहिए ना, तुम्हें तो प्योर मेटल चाहिए ना, तुम तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हो ना, तुम्हें HgO, जो ये तो मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड है, तुम्हें ये थोड़ी ना चाहिए, तुमको तो मेटल चाहिए, तो जाहिर सी बात है तुम्हें इसमें से ऑक्साइड हटाना पड़ेगा। तुम्हें प्योर मेटल पाने के लिए इसमें से ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा? बाहर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन, ठीक है। और लो रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, उनका रिडक्शन सिर्फ एक चीज से होता है, वो होता है हीटिंग। इसमें आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखो बढ़िया से इनकी हीटिंग कर दी, मेटल अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। अब अगर ये मेटल प्योर नहीं है, तुम्हें प्योर करना है, तो तुम इसकी रिफाइनिंग करा लो। आगे रिफाइनिंग करा लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्योर Hg मिल जाएगा, ठीक है।
तुम्हारी मर्जी है, हालांकि इसकी जो रिफाइनिंग होती नहीं मरकरी के, ठीक है, वो मैंने बता दिया। आगे सुनना, देखो कॉपर है, कॉपर है, लो रिएक्टिव है तो कौन आ रहा है, सल्फर का और आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन से कराओगे, सबसे पहला काम क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाना। फिर इसमें तो ऑक्सीजन क्या करना, यहां देखो ऑक्सीजन बाहर हो गई, अब मेटेलिक ऑक्साइड है। अच्छा, इसमें उन्होंने हीट कराई है, देखो क्या हुआ, इसको रफ करता हूं तब अच्छे समझ में आएगा। देखो, हालांकि कॉपर वाला आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप जान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। कॉपर का ऑक्साइड है, दिख ही रहा है, तो ये प्रोसेस को तो रोस्टिंग कहते हैं, सबको ही पता है, इसको तो रोस्टिंग कहते हैं, मतलब सल्फाइड की ओर से मेटल का ऑक्साइड बनाना रोस्टिंग कहलाता है। अब इसको हीट किया है, क्या किया बेटा, हीट किया है, लेकिन इस बार ये एक रिएजेंट भी ले आए हैं, CuTs, इसको Cu2s, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी मान सकते हो आप। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, सामने वाले का क्या कर देगा, रिडक्शन। ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपना क्या करेगा, रिडक्शन, सामने वाले का क्या कर दे, सॉरी, अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, सामने वाले का क्या कर देगा, रिडक्शन। तो इस Cu2 में से O गायब हो जाएगा और केवल क्या बचेगा, Cu बचेगा। समझ में आ रही बात। हालांकि आप तो इतना याद रखो, ये आपके सिलेबस में नहीं कॉपर वाला, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं उनकी हम हीटिंग करके मेटेलिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन बाहर ही निकल जाएगा, इसमें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ ही गए होगे, ठीक है। मिडिल वाले बड़े अच्छे हैं, बता दिया, मिडिल में तो दोनों काम हो सकते हैं, उसमें कैल्सिनेशन भी हो सकती है, रोस्टिंग भी हो सकती है, मतलब उसमें कार्बोनेट का भी और बन सकता है, उसमें सल्फाइड का भी और बन सकता है, कोई दिक्कत, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों हो सकते हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों हो सकती है। ऑक्साइड बनाइए, इनसे इनकी हीटिंग कराते हैं, हीटिंग करा के ऑक्साइड बनाते हैं, मैं बता चुका हूं पीछे। फिर ऑक्साइड बन गया, तुम्हें तो मेटल चाहिए, तुम रिडक्शन करा दोगे, उसके बाद रिफाइनिंग कराओगे तो प्योर मिल जाएगा। और एक देख लेते हैं, जैसे जिंक है, अब जिंक के साथ इस समय कौन सा आयन है, सल्फर का, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी रोस्टिंग। क्या कहलाएगी, ये हो रही है रोस्टिंग, ठीक है। बढ़िया, O2 के साथ आया, ZnO बाहर निकल गया, SO2 बाहर निकल गया। कैल्सिनेशन में अब यही जिंक, देखो जिंक मिडिल रिएक्टिव है, मतलब बीच में आता है, मिडिल में आता है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड के साथ भी और बना सकता है, जिंक कार्बोनेट के साथ भी और बना सकता है। सल्फाइड के साथ बनाएगा तो रोस्टिंग, कार्बोनेट के साथ बनाएगा तो कैल्सिनेशन। दोनों में काम क्या होता है, दोनों का काम एक ही है, मेटेलिक और जो है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। आप देखिए ध्यान से, ZnO और ZnO सेम है, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तुम्हें मेटेलिक ऑक्साइड नहीं चाहिए, तुम्हें तो मेटल चाहिए ना, तो अब क्या करो, इसमें से O हटाओगे, O हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, आप रिडक्शन कर दे। अब यहां पे एक नई चीज आई, अगर ये लो रिएक्टिव था यार, अगर ये HgS था, अगर लो रिएक्टिव है तो केवल सल्फाइड और था, फिर इसकी हम करा रहे थे बढ़िया हीटिंग, इसकी हम हीटिंग करा रहे थे, अगर सल्फाइड और है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग होगी, तो ये HgO बन रहा था, HgO मेटेलिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं, बता ही चुका हूं। HgO की वापस हीटिंग कर रहे थे तो O बाहर निकल जा रहा था, Hg बन जा रहा था। तो इसके रिडक्शन में हम लोग हीटिंग करके ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते, क्यों, क्योंकि ये लो रिएक्टिव था, ठीक है। लेकिन जो मिडिल रिएक्टिव है वो तो ठीक ठाक रिएक्टिव होगा ना, तो वो दूसरे एलिमेंट से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। जैसे आप यहां देखो, ZnO है और ये कॉपर है, कॉपर बेटा बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अपना तो ऑक्सीडेशन कर लेगा, इनका ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा, CO बाहर, और Zn क्या मिल जाएगी, तुम्हें प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्या समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं, लो रिएक्टिव का हमेशा क्या होगा, रोस्टिंग, क्योंकि उसकी केवल सल्फाइड और बनती है, और रोस्टिंग में एंड में क्या बनेगी, मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड का रिडक्शन कराओगे मेटल पाने के लिए, तो उसमें केवल तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, हीटिंग, तभी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मिडिल रिएक्टिव है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें रोस्टिंग भी हो सकती है, उसमें कैल्सिनेशन भी हो सकती है, मतलब उसमें सल्फाइड का भी और बन सकता है, उसमें कार्बोनेट का भी और बन सकता है। दोनों का काम तो एक ही है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाना। ये देखो दोनों मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड से अब तुम्हें क्या चाहिए, मेटल, तुम्हें इसमें हीटिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो रिएक्टिव है ना, ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट को लाओ, उससे रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन को लिया, रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे रिएक्ट करके Zn+CO बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्योर मेटल है, अगर ये इम्प्योर है तो इसकी रिफाइनिंग करा लेना, तो हमें प्योर मिल जाएगा, ठीक है। आगे ये देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स यूजिंग रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक AlNaCa, समझ में आ रही बात, मतलब जैसे देखो ये MnO2 है, Fe2O3 है ना, इनका कह रहे हैं, इनका रिडक्शन करा रहे हैं, किसकी हेल्प से रिडक्शन करा रहे हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स, देख लो रिएक्टिव एलिमेंट्स AlNaCa, ठीक है। अब सुनो, MnO2 है और ये कौन है, Al, बेटा Al तो हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब अच्छा खासा ऊपर आता है, तो ये क्या काम करेगा, अगर रिएक्टिव है तो इनका ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा, तो Al2O3 बाहर हो जाएगा
और Mn तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, हालांकि लिक्विड होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। रेलवे की पटरियां जो बनती हैं उसमें रिएक्शन यूज करी जाती है, जो रेल की पटरियां होती है उसमें, ठीक है। होता क्या है, Fe2O3 आयरन के फॉर्म में होता है, और ये तुम्हारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, बता ही चुका हूं, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम जोड़ के Al2O3 बना देगा, और यहाँ पे Fe क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर याद आ रहा हो तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ये एसिडिक भी होता है और ये बेसिक भी होता है, सब याद कर लो। नॉर्मली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट ये एम्फोटेरिक होता है, ये बेसिक के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। बता चुका हूं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, तो आप क्या कहोगे, आयरन ऑक्साइड रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद नेसेंट हाइड्रोजन एंड रिलीजिंग अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि थर्माइट रिएक्शन किस टाइप की होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो आप आंसर लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगी हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव मेटल की, वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होती है, ठीक है, क्योंकि प्लस में हीट बाहर निकल रही है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे बताना था। थर्माइट वेल्डिंग ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स, देख लो लिखा भी है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज करी जाती है, देख लो, है ना। इसको थर्माइट कहते हैं, एक साथ जो ये रिएक्शन इसको थर्माइट कहते हैं। देखो वेल्डिंग का ना, जो रेलवे की ट्रैक टूट जाती है तो पटरी बनाने में काम आती है ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज है, आप इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे, बेटा एक बात और, सब कुछ कॉपी पे नोट करना है तुम्हें, ठीक है ना। तुम सोचोगे पीडीएफ बना ले, ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होने वाला पीडीएफ से, ठीक है बेटा। पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो कॉपी में नोट्स बनावे सिलेक्शन उसी का होए, समझे। ये कबीर का बहुत अच्छा दोहा है, इसको तुम लोग रट लो, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी इससे। जो टॉप वाले हैं बता ही चुका हूं, टॉप के लिए एक शब्द का यूज हमेशा करता आया हूं, दोबारा करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। मेटल सब इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, फिर प्योर मेटल मिलता है। समय को बर्बाद ना करके सीधे आते हैं इस पे। इधर आ जाओ बेटा, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है, पता ही है तुमको, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें दो रॉड होती हैं, आपको ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव रॉड है, ये नेगेटिव रॉड है। पॉजिटिव वाले रॉड को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव वाला जो रॉड है, नेगेटिव वाला रॉड है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कैथोड कहते हैं। कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव, और एनोड होता है पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है, अगर ये नेगेटिव है तो इसके पास कौन जाएंगे, सारे पॉजिटिव वाले जाएंगे। जितने पॉजिटिव वाले हैं ये सबके सब कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, और सारे नेगेटिव वाले इसके पास जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि सारे मेटल्स कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो माइनस के पास जाएंगे, ठीक है। अब देख लो, ये कैथोड है आपका, कहां गया, दिया नहीं। कैथोड कैटायन रिड्यूस, एनायन एनोड एनायन ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रोलाइट डोनेट्स द आयन। सुनो क्या होता है, कुछ जान लो पहले, उसके बाद आ जाओ। कैथोड की अगर तुम बात करते हो, कैथोड कैसा है, नेगेटिव। तो बेटा अगर ये नेगेटिव है, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, अगर ये नेगेटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, तो इसके पास कोई पॉजिटिव वाला आएगा, कोई पॉजिटिव का एलिमेंट ही तो आएगा ना न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है। तो मान लो कोई पॉजिटिव का एलिमेंट आया x, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। अब ये न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, अब ये न्यूट्रल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा, क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, इनको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके x बना लेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। तो ध्यान रखना, कैथोड पे ऑलवेज होती है रिडक्शन। क्या होती है, रिडक्शन। क्यों, कैथोड नेगेटिव है, कोई प्लस वाला आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन का देना ही तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसी का ठीक उल्टा कहां हो जाएगा, एनोड पे। एनोड कैसा है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड कैसा है बेटा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। इसके पास मान लो कोई एलिमेंट आया Y माइनस, ठीक है। क्या एलिमेंट आया, Y माइनस, तो प्लस वाले के पास तो माइनस ही वाला आएगा। ये यहां पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। यहां पे क्या करेगा, यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन, लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली, यहां पे क्या Y माइनस वाला आएगा, यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, Y। भाई एक माइनस का था, उसने वो माइनस बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, Y। तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसी वजह से तो हम कहते हैं, क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो मेटल्स का हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो मेटल्स का आप लिख भी चाहो तो दो चीजें यहां लिख लो, मेटल्स का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन,
इसीलिए उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट्स। और नॉन मेटल्स, बेटा नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना क्या होता है? रिडक्शन। इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद कर लो। ठीक है, देन कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं वहां पे। एनोड पे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो वहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मेटल्स का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नॉन मेटल्स को ऑलवेज रिडक्शन होता है, इसलिए उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लिया है कैथोड्स कैटायंस रिड्यूस। कैथोड के पास कौन जाएगा? कैटायन। कैटायन का मतलब प्लस वाले, बिल्ली पॉजिटिव, याद आ रहा है? रिड्यूस। एनोड के पास अनायन जाएंगे, माइनस वाले, ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होता है जो इसमें डाला जाता है, और कोई कंपाउंड डालोगे वो आयनिक होगा, तो क्या होगा? प्लस में और माइनस में टूट जाएगा, और प्लस वाला टूट के कहां भागेगा? कैटायन के पास। जैसे ये प्लस वाला है, ये कहां भागेगा? कैटायन के पास, और ये माइनस वाला कहां भागेगा? अनायन के पास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो NaCl डाला तुमने, तो ये टूट जाएगा। ये आपका प्लस में जो टूटा है ये Na है, और ये जो आपका Cl, ये जो माइनस में टूटा है ये Cl है। समझ में आ रही बात? तो Na प्लस कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। Na प्लस उछल उछल के कैथोड पे जाएगा, तो मैंने कहा ना कैथोड पे मेटल्स आते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज बतानी थी मुझे, तो कर लेना, बस याद कर लेना इसको भाई। बिल्ली पॉजिटिव होती है, बस ये याद कर लो। मतलब कैट क्या होगी? पॉजिटिव। अगर कैट पॉजिटिव मतलब इसका यही तो हो गया कि कैटायन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैटायन पॉजिटिव है तो अनायन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और दो सेम अल्फाबेट का चार्ज कभी सेम नहीं होता। क्या? दो सेम अल्फाबेट का चार्ज कभी सेम नहीं होता। इसका मतलब अगर कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि सी से कैटायन है, सी से कैथोड है। और एनायन नेगेटिव है तो एनोड कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तुम इतना याद कर लो। बिल्ली पॉजिटिव, बिल्ली की इंग्लिश कैट, कैटायन पॉजिटिव, कैटायन पॉजिटिव तो एनायन नेगेटिव। और कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड कैसा? अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दो सेम अल्फाबेट कभी सेम चार्ज नहीं रखते। और एनायन क्या है तुम्हारा? नेगेटिव, तो एनोड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। सिंपल बात है। ठीक है, ये देखो सोडियम क्लोराइड, फ्यूज सोडियम क्लोराइड NaCl, ये टूटेगा Na प्लस में Cl माइनस में, सब अभी पीछे बता दिया। इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं? ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ग्रेफाइट के रॉड रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और लिख दूं, इनको हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा? ये वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। अभी तुम यहाँ एल्यूमिनियम की अगर इलेक्ट्रोड ले लो ना, किसकी ले लो? एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम खुद ही रिएक्शन करने लगता है। तुमको तो ये करना नहीं है। क्यों? तुमको तो Na और Cl की रिएक्शन करा के Na और Cl को अलग करना है ना। तुम अगर यहाँ एल्यूमिनियम की रॉड ले लोगे ना, तो जो तुम्हारा कैथोड है माइनस का, वहां एल्यूमिनियम भागने लगता है। समझ में आ रही बात? इसलिए हम रॉड कैसी लेते हैं या इलेक्ट्रोड कैसे लेते हैं? वो उनको लेते हैं जो रिएक्ट ना करें, जिन्हें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मेनली ग्रेफाइट, कई लोग इसकी जगह प्लेटिनम भी ले लेते हैं। प्लेटिनम भी अगर आप लोगे तो वो भी सही है, लेकिन प्लेटिनम महंगा बहुत है, ग्रेफाइट सस्ता है, तो लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक है, रिएक्शन एट कैथोड, देखो कैथोड के पास Na प्लस जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बना देगा, बताया ना मैंने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। ठीक है, देखो रिडक्शन लिखा भी है। ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड पे। एनोड के पास कौन जाएगा? माइनस वाला, क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव वाला है, एनोड कौन है? पॉजिटिव वाला, तो इसके पास माइनस वाला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ये मत सोचना कि ये प्लस वाला ले लेगा। देखो कोई भी न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन से, या तो इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल होगा या इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होगा। प्लस वाला इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होगा, माइनस वाला तो इसके पास तो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल होगा। ठीक है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा, दो दो Cl क्यों लाए हो? क्यों? सुन लो, अगर मैं एक Cl माइनस लाता, ये एक इलेक्ट्रॉन देता और क्या बनाता? Cl। ये अनस्टेबल है भाई, इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लाओगे तभी स्टेबल है। और यहाँ ऐसा तो है नहीं कि तुमने केवल एक ही NaCl डाला होगा, यहाँ तो NaCl बहुत सारे पड़े होंगे, इसलिए हम दो Cl माइनस एक साथ लाते हैं और ये Cl2 बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो -2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? NaCl की आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करी, 2Na अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, तुम्हें सोडियम मिल गया भाई प्योर फॉर्म में, NaCl के रूप में आया था और तुम्हें Na प्योर फॉर्म में मिल गया। अब जिंदगी को और क्या चाहिए? यही तो पढ़ रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इसमें ना तुमने रोस्टिंग कराई ना कैल्सिनेशन कराई। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। चुपचाप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, प्लस माइनस में फटफट तोड़ो, Na अलग कर लो, Cl अलग कर लो। आगे देखो कॉपर की भी कराई इन्होंने, देखो Cu+2SO4 -2, अगर ऐसा है तो ये कॉपर सल्फेट रहा होगा, CuSO4 क्या रहा होगा? ठीक है, अच्छी बात है। दो रॉड है, कैथोड पे एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराई कॉपर सल्फेट की। ठीक है,
मेटल प्रोड्यूस बाय रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। क्या कह रहे हैं, रिडक्शन के दौरान जो मेटल मिलते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनको प्योर कर लो भाई, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिकली हम इनको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, अच्छी बात है। देखो CuSO4 है, SO4 2- के आयन है और Cu+2 के आयन है, ठीक है। मतलब कॉपर तो तुमको अभी मैंने बताया कि लो रिएक्टिव में आता है, अभी मैंने उसके बारे में करके भी दिखाया। तो ये कह रहे हैं ये कि जो लो रिएक्टिव होते हैं उनकी जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें प्योर कॉपर नहीं मिल पाता, मतलब हमें प्योर मेटल नहीं मिल पाता, यही तो कह रहे हैं ना ये। मोस्ट मेटल्स आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, क्यों, क्योंकि मेटल्स प्रोड्यूस बाय रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। तो मुझे प्योर चाहिए, प्योर चाहिए तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर मैं डालूंगा, जो इसके अंदर मैं डालूंगा वो इम्प्योर कॉपर होगा, वो इम्प्योर कॉपर होगा तभी तो उसको प्योर करूंगा, है ना। अगर ये इम्प्योर कॉपर है, कॉपर सल्फेट है बेसिकली, तो ये कोई दिक्कत नहीं, इम्प्योर कॉपर रहने दो। तो इतना तो तय है कि कॉपर तो प्लस का है ना, क्योंकि कॉपर तो मेटल है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो कैथोड के पास कौन जाएगा, कैथोड के पास प्योर कॉपर जाएगा, क्यों, क्योंकि प्योर कॉपर कैसा होगा, एकदम बढ़िया +2 चार्ज का होगा। तो कैथोड के पास जो ये मान लो ये कैथोड है, इसके पास कौन चला जाएगा, प्योर कॉपर। कौन चला जाएगा बेटा, प्योर कॉपर। अब एनोड जो है तुम्हारा, मान लो ये वाली रॉड तुम्हारी कैथोड है, ठीक है, इसको C मान लो, और ये तुम्हारी कौन सी है, एनोड है। एनोड के पास कौन आएगा, जो मिट्टी गंदगी धूल ये सब जमी हुई है, इम्प्योर कॉपर कह सकते हो ना, तो एनोड के पास कौन आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा इम्प्योर, क्या आ जाएगा, ये इम्प्योरिटी कहां जाती है, एनोड पे आ जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आखिरी में इम्प्योरिटी नीचे जमा हो जाती है, जिसको हम स्कम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो ये सब हुआ है, ठीक है। तो मतलब तुम्हें मेन मुद्दा समझना क्या, कैथोड पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर, एनोड पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस है, SO4- Cu+2 Cu+2 सब यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यही बता रहे हैं, बाकी तो बकवास है। अब देखो Cu+2 आया, देखो एनोड पे Cu ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, देखो ऑक्सीडेशन हुआ इसका, Cu था, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अब सुनना जरा, ये देखो ध्यान से, Cu+2 है, क्या बेटा, Cu+2 है, ठीक है। ये एनोड की रिफाइनिंग करा रहे हैं। एनोड का चार्ज कैसा होता है, अभी बताया, एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव। एनोड कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले को। भले किसी और को भी अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव वाले को तो कतई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप देखो Cu+2 जो है यहां से बाहर निकल रहा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। एनोड पे जब कॉपर गया तो कॉपर टूटा Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, तो यहां से एनोड से कौन बाहर निकलेगा, Cu+2 बाहर निकलेगा। Cu+2 तुम्हें जैसे ही बाहर निकलेगा, ये कहां भागेगा, ये भागेगा कैथोड पे, क्यों, क्योंकि कैथोड कैसा है बेटा, कैथोड तो नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो यहां पे Cu+2 भागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा तुम्हारा प्योर कॉपर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, सिंपल रिफाइनिंग होती है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। गंदगी जो नीचे जम जाती है, जो गंदगी थोड़ी बहुत नीचे जमती है, ये बेसिकली इसको स्कम कहते हैं, गंदगी नीचे जम जाती है इसको स्कम कहते हैं, ठीक है। तो मेनली कुल मिला के तुम्हें यही रिफाइनिंग पढ़नी थी और कुछ नहीं करना था। देख लो कैथोड पे, तो भाई मैंने कहा था ना, एनोड पे टूटा Cu+2 में, अब ये वापस कहां आ जाएगा, कैथोड के पास, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu प्योर तुम्हें सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जो सिखाया है वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये जो है देखो, ये इनसॉल्युबल इंप्योरिटी दिख रही है, इसी को स्कम कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन तो समझ में आ गई, क्या हुआ, कॉपर पहले किसके पास भागा, भागा एनोड के पास, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बन गया, Copper+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बढ़िया नाचने लगे। अब ये प्लस का बन गया, तो Copper+2 वापस किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज का, इनको स्टेबल कर देगा और क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में तुम्हें बाहर मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सुनो, बचा कौन बेटा, बचा है एनोड। कौन बचा है, एनोड। ये सब क्या करा रहे हो, ये सब आप ये करा रहे हो कि जो इम्प्योर कॉपर है उसको प्योर कराना चाहते हो, ठीक है। तुम्हें प्योर कॉपर तो कहां मिल चुका है, कैथोड पे, और कैथोड पे अगर तुम्हें प्योर कॉपर मिल चुका है, कैथोड कैसा है, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा और बाकियों को कह देगा भाई हम आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कहीं और जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बचा जो है आपका, इसको आप कैथोड मान लो, इसको एनोड मान लो, ठीक है। जो बची इंप्योरिटी है आपकी वो कहां आती है, एनोड के ठीक नीचे। कहां आती है बेटा, एनोड के, देखो एनोड के ठीक नीचे, और कीचड़ टाइप का बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं बेटा, एनोड मड, ठीक है। कई लोग इसको स्कम भी कहते हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और ये एनोड की रॉड पे जाके चिपक जाती है और एनोड की रॉड डिसॉल्व होने लगती है, मतलब कुछ समय के बाद एनोड की जो रॉड होती है ना थोड़ी बहुत कम हो जाती है,
डिमिनिश हो जाती है। समझ में आ रही बात? इस वजह से ही होती है, ठीक है। और ये देखो आप, ये ऊपर पतला है नीचे मोटा है, समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें बढ़िया कॉपर मिल रहा है, कॉपर यहीं पे आके कलेक्ट हो रहा है। ये ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है, मतलब देख रहे हो ये रॉड धीरे 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 कम हो रही है, एनोड डिसॉल्व हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। और इंप्योरिटी कहाँ नहीं मिल रही है, नीचे मिल रही है। सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इंप्योरिटी कहाँ पाई जाती है, किस इलेक्ट्रोड पे, तो आप लिखोगे एनोड के नीचे, और इसकम कहते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डन डन, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमने तो पढ़ लिया, चारों चीजें खत्म कर ली हमने, ठीक है। अब हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक, कोरोजन एंड इट प्रिवेंशन। ये चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो, कोरोजन वगैरह तो जानते ही हो, उसमें कुछ बताने लायक नहीं है। रॉकेट ये देख लो भाई, जंग लगी हुई है, जंग लगे लोहे। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल का एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कोरोजन कहलाता है, ठीक है। इसमें रस्टिंग जो है सबसे फेमस है, क्योंकि रस्टिंग हम लोग अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, और भी बहुत सारे कोरोजन होते हैं, लेकिन रस्टिंग अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, इसलिए हम रस्टिंग को एग्जांपल मान के चलते हैं, ठीक है। When a metal is attacked by the substance around it, such as air, moisture, acid, etc., it is said to be corrode, है ना। मतलब एटमॉस्फेयर से ही रिएक्ट कर जाए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह इन सबसे रिएक्ट कर जाए, तो हम कहते हैं उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उस लेयर बनने को ही हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, कोरोड हो गया। क्या हो गया बेटा, कोरोड हो गया। फटाफट आगे। ऐसे ये देखो तुम, ये बढ़िया चम्मच है, जब तक ऐसे था कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सपोज किया जब एयर में। अच्छा एक बात और, ये तुरंत नहीं होती रिएक्शन, लंबे समय तक चलती है रिएक्शन, महीनों लग जाते हैं इसको होने में। तो ये हो सकता है कि O2 एब्जॉर्ब कर ले, CO2 मतलब एटमॉस्फेयर की गैसेस जो हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, है ना, एसिड एब्जॉर्ब कर ले, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको एब्जॉर्ब करने के बाद ये इन पे एक लेयर, इस पे एक लेयर बन जाती है, और देख लो इस लेयर, ये जो लेयर बनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अब कोरोड हो गया। क्या हो गया बेटा, ये मेटल अब कोरोड हो गया, ठीक है। सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर मेनली। अच्छा सिल्वर है ये, तो सिल्वर जो है Ag लिख देता हूँ सीधे। सिल्वर जो है ये किससे रिएक्ट करता है, सल्फर से रिएक्ट करता है एयर के, और एक कोटिंग बन जाती है। किस कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कोटिंग होती है, या उसको हम क्या कहते हैं, AgS, सिल्वर सल्फेट, ठीक है। AgSO4 क्या बन जाती है, जो कोटिंग है ये किसकी है बेटा, सिल्वर सल्फेट। किसकी है बेटा, सिल्वर सल्फेट की कोटिंग है। तो ये होता है Ag2SO4, ठीक है। Ag+1 होता है, SO4-2 होता है, तो सिल्वर सल्फेट की कोटिंग है, ठीक है। आगे, कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 से तो रिएक्ट करता है, कैसी CO2 से, मॉइस्ट CO2 से रिएक्ट करता है, ठीक है, टू फॉर्म अ ग्रीन कोट और बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पे एक देख लो ग्रीन कलर की कोटिंग, इसको बनाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉपर कार्बोनेट है, तो CuCO3। समझ में आई बात, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला ये, ठीक है। कई लोग यहाँ पे CuCO3 का होल ट्वाइस भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि Cu+2 भी हो सकता है, Cu+1 भी होता है, दो वैलेंसी शो करता है, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी। फिलहाल तो इतना जान लो, कॉपर की कोटिंग हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, कोटिंग ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है, ठीक है। आयरन की तो पूरी दुनिया जानती है, आयरन मॉइस्ट एयर से बहुत लंबे समय तक रिएक्ट करने के बाद एक ब्राउन फ्लेकी, कहते हैं ना, लोहे को जंग लग गई, जंग लगती है तो ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की तो लेयर बनती है उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। हालांकि केवल मॉइस्ट एयर से नहीं रिएक्ट करता है, ये CO2 से भी रिएक्ट करता है, प्लस मॉइस्चर से अलग रिएक्ट करता है। समझ में आ रही बात, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी पढ़नी है हमको, पहले चैप्टर में बड़े अच्छे से दी हुई है इसकी रिएक्शन, हो सकता है इसमें भी दी हो, देखते हैं। अच्छा कोटिंग से कैसे बचें, मतलब ये भी तो हो सकता है यार कि कोरोजन हो रहा है तो बचें भी तो उससे, ऐसा नहीं कि मेटल खराबी होते जाए। तो उनसे बचने के लिए सीधी बात ये है कि जो मेटल है उसके ऊपर ऐसे लेयर की पेंटिंग कर दो जो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना करे। क्या कह रहा हूं, जो मेटल है ये एटमॉस्फेयर से ही तो रिएक्ट करके, एटमॉस्फेयर के CO2 से, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से, इन्हीं सबसे तो रिएक्ट करके कोटिंग बनाता है। तो इनके ऊपर ऐसे मेटल की कोटिंग कर दी जाए जो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना करे, तो आपकी क्या नहीं होगी, तो आपकी कोरोजन नहीं हो जाएगी, आप कोरोजन से क्या हो जाओगे, बच जाओगे, साफ साफ बच जाओगे। तो देखो पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, पेंट या ऑयल करोगे तो मेटल की सरफेस मान लो ये है, इसके ऊपर तुमने ये ऐसा बढ़िया, इसके ऊपर मान लो तुमने क्या कर दिया, इसके ऊपर तुमने पेंट कर दिया, इसके ऊपर तुमने ये बढ़िया पेंट कर दिया। तो अगर ये सरफेस पहले रिएक्ट कर रहा था, पहले रिएक्टिव था, लेकिन इस पेंट के आने की वजह से, इस पेंट के आने की वजह से ये क्या बन गया, नॉन रिएक्टिव बन गया। तो नॉन रिएक्टिव बन गया तो जाहिर सी बात है कि अब फर्दर इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं बनेगी, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग कर दो, जिंक को कहते हैं, जिंक की प्लेटिंग को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये सब तरीके हैं बचने के लिए। क्रोमियम की प्लेटिंग कर दीजिए, उससे भी आप बच सकते हो, ठीक है। एनोडाइजिंग या एलोइंग, एलोय तो अभी खैर पढ़ाना ही है मेरे को। इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हो, कोरोजन से बचाव कर सकते हो। तो इतनी सारी सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इजी है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग मैंने कहा था ना, थिन लेयर ऑफ जिंक। किसी देखो ये होता क्या है बताता हूं तुमको थोड़ा सा। जिंक को ना बेटा हम स्यूडो नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो नोबल गैस,
ठीक है बेटा, नोबल गैस वो गैसें होती हैं जो रिएक्टिव नहीं होती, जो नॉन रिएक्टिव होती हैं। जो क्या होती हैं बेटा? जो नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है बात? तो जाहिर सी बात है नॉन रिएक्टिव है। और स्यूडो का मतलब होता है बेटा नकली, बताइए तुमको, फेक। तो जिंक है तो मेटल, तो जाहिर सी बात है रिएक्टिव तो होगा, लेकिन इसको स्यूडो नोबल गैस इसलिए कहते हैं कि अधिकतर टाइम ये कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। इसीलिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर। किसी भी मेटल को कोरोजन से अगर बचाना है तो जिंक की कोटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? जिंक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करता, तो फर्दर उसकी रिएक्शन होएगी नहीं। जो लेयर पहले थी उसके ऊपर मान लो आपने ये सफेद रंग की कोटिंग कर दी जिंक की पहले तो ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन जिंक की कोटिंग करने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये नॉन रिएक्टिव बन जाएगा। ठीक है? और जिंक की कोटिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। देखो, इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। मेनली आयरन और सिल्वर के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है? आगे एलॉय पहले क्या होता है सुन लो। मान लो मेरे पास कोई मेटल है, बेस क्या है? मेटल। मुझे मेटल में कुछ मिलाना है। ठीक है? तो बेटा मैं दो चीजें मिला सकता हूं मेटल में, मेनली दो चीजें तो नहीं मिला सकता हूं। ठीक है? या तो मैं मेटल में मेटल ही मिला दूं, या फिर मैं मेटल में क्या मिला दूं? नॉन मेटल मिला दूं। दोनों को पॉसिबिलिटी है। तो एलॉय क्या होते हैं बेटा? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आइदर मेटल मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत लोगों को लगता है केवल मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है, नहीं, वो दो मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है और मेटल नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। मतलब एक मेटल तो पहले से रहेगा ही, उसमें तुम मेटल की मिक्सिंग कर दोगे तो भी वो एलॉय है, नॉन मेटल की मिक्सिंग कर दोगे तो भी वो क्या कहलाएगा? एलॉय ही कहलाएगा, कुछ अलग नहीं कहलाएगा। देखो, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। ठीक है? क्योंकि इसमें बेस तो मेटल ही होता है। आर वी मेकिंग एलॉय ओनली टू प्रिवेंट रस्टिंग? क्या हम एलॉय को केवल रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए बनाते हैं? बिल्कुल गलत बात है। एलॉय के बहुत सारे यूज हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इतने सारे यूज देखते हैं। बर्तन वगैरह जो सब खाना ना खाते हो बर्तन में, वो सब एलॉय है। एलॉय का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, नॉर्मल मेटल से भी हाई होता है। तुम खुद सोचो, एक मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत जबरदस्त। एलॉय में तो दो मेटल हैं। क्या है बेटा? दो मेटल हैं, तो इनका तो बहुत ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसकी प्रॉपर्टी मेटल से भी बहुत आगे आगे शो होती है। ठीक है? तो केवल कोटिंग के लिए नहीं, बहुत अलग अलग यूजेस होते हैं एलॉयस के। प्योर आयरन इज अ वेरी सॉफ्ट, देखो कह रहा है ना बहुत सॉफ्ट है, एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। जब आयरन को तुम बहुत भयंकर गर्म कर दो तो उसको आराम से खींच सकते हो। गर्मा गर्म मत खींचने लगना, वरना जिस हाथ से खींचोगे वो आखिरी बार खींच पाओगे, उस हाथ का इस्तेमाल कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कर पाओगे। समझ में आया? जब ठंडा हो जाए तो उसको थोड़ा खींच के देखना, बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, सोडियम जैसा हो जाता है। ठीक है? Thus आयरन नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, और प्योर स्टेट में आयरन को हम कभी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है? इफ आयरन इज मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, क्या कह रहा है? अब आयरन को आप छोटे अमाउंट कार्बन मिला दो। देखो, आयरन पहले था मेटल, इसके अंदर तुमने क्या मिला दिया? ये था मेटल, इसमें तुमने क्या मिला दिया? कार्बन, यानी नॉन मेटल। क्या मिला दिया? नॉन मेटल। इनको तुमने बढ़िया मिक्स कर दिया। ठीक है? अबाउट 0.05%, बहुत कम मात्रा में, 1% से भी कम। कार्बन कितना मिलाना है? 1% से भी कम, आधा % मिलाइए, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। कार्बन तो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई, कार्बन का इलेक्ट्रोड तो डायमंड है, हार्डनेस की पहचान है वो, उसके जैसा तो वैसे भी कोई हार्ड डिस्क नहीं है। तो कार्बन को जैसे तुमने मिलाया, बहुत कम मात्रा मिलाना, 0.05%, देख लो आधे से भी बहुत कम है, इतना मिला दें आप, तो जो आयरन पहले सॉफ्ट था वो बहुत तगड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है? ये देखो आयरन, ये कार्बन देखो बहुत थोड़ा सा मिलाया, इनको जो बीच में जगह है इनको हम कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं बेटा? को हम कैविटी कहते हैं। ठीक है? इस कैविटी में रख दिया इनको। ठीक है? आगे, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन का जो मिक्सिंग होता है वही स्टील होता है। ठीक है? कोई पूछे व्हाट इज स्टील, तो कहना है स्टील इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन इन विच आयरन इज प्रेजेंट इन वेरी ह्यूज अमाउंट एंड कार्बन इज प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट। तो बेसिकली ये एलॉय का ही एग्जांपल होता है। ठीक है? अब आयरन को कह रहे हैं निकल से मिलाओ, क्रोमियम से मिलाओ, वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ठीक है? आयरन को किससे मिलाया? क्रोमियम से और निकल से। क्रोमियम निकल भी रिएक्ट नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है? तो स्टील नॉर्मल किससे मिलती है? वो हमें मिलती है आयरन और कार्बन की मिक्सिंग से। एलॉय वो भी है, एलॉय ये भी है, लेकिन अगर उसी आयरन की मिक्सिंग आप निकल या क्रोमियम से कर दो तो आपको जो स्टील मिलती है वो स्पेशल टाइप की स्टील मिलती है, उसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं, उसमें स्टेन बहुत कम होता है। ठीक है? देख लो आप, क्रोमियम, और ये भी बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं। देखो एलॉय का, अगर आयरन का एलॉय है तो जाहिर सी बात है आयरन ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, जो बचे हैं वो बहुत बचे हुए हैं वो बहुत कम अमाउंट में ही पाए जाएंगे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। ठीक है? तो ये आपकी स्टेनलेस स्टील की हो गई। आगे, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक, कॉपर का और जिंक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेटल का है। क्या है बेटा?
मेटल मेटल का एलॉय है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय इज द मेटल नॉन मेटल एलॉय, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो ब्रास दे देगा तुम्हें, स्टेनलेस स्टील दे देगा, स्टील दे देगा, तो स्टील का आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि स्टील में आयरन के साथ कौन मिलता है? कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एलॉय वगैरह थोड़ा सा याद कर लें आप। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज एमेलगम, बस ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी है तो मेटल ही, भले घटिया किस्म का है तो मेटल, भले लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो अगर ये जो बेस मेटल मैंने कहा था ना, बेस हम क्या लेते हैं? मेटल। उसके ऊपर हम मेटल भी मिला सकते हैं और नॉन मेटल भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बेस मेटल है ना, ये जो बेस मेटल, इसको मैं हटा के इस बेस मेटल को मैं ले लेता हूं मरकरी। क्या ले लेता हूं? Hg। अगर मैंने इस बेस मेटल को मरकरी ले लिया, इसमें चाहे आप कुछ भी मिला दो, इस एलॉय, जो भी एलॉय बनेगा उसको हम कहेंगे एमेलगम। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे एमेलगम। देख लो, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर कोई भी एक मेटल मरकरी हो गया, ये बेसिकली बेस मेटल ही मरकरी होता है, तो उस एलॉय को हम कहते हैं एमेलगम। क्या कहते हैं? एमेलगम, ठीक है। तो व्हाट इज एमेलगम? इट इज द मिक्सचर ऑफ metal which is mainly mercury and it can be mixed with metal or a non metal। कुछ भी मिक्स कर लो, लेकिन एक मेटल कैसा होना चाहिए? मरकरी। उस एलॉय को हम क्या कहते हैं? एमेलगम कहते हैं, ठीक है। कोरोजन और प्रिवेंशन हो गए, ठीक है। तो बहुत दिनों से आप लोग से एक बात कहना चाहता था मैं, उसको आज आप सबके सामने कहना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बड़े समय, अपना कीमती समय देके आपने मुझको सुना। और इस प्रकार आज की सभा खत्म हुई, ठीक है। और ये चैप्टर आपका कवर हो गया। मेटल नॉन मेटल खत्म हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म हो गया। दो चैप्टर आपके खत्म हो गए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप घर पे पढ़ें, एनसीईआरटी भी पढ़ें, हालांकि उससे ज्यादा ही पढ़ा दिया है मैंने। क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन इजीली बनेंगे। थैंक यू सो मच और दिन शुभ हो आप लोगों का। बाय।